हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्रियांजा। मैं हूं तथास्तु और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑन सेंटर ऑफ मास। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैविटी प्रॉब्लम कर लिया था और कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हो चुका था। इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक स्टार्ट करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मसला लो। और एक और चीज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना कोटा लाइव। ये कोटा लाइव क्या है? कोटा लाइव क्या है? आप इसमें अपने जो लेक्चर आपको समझ में आता है, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, उस टीचर से आप 1-to-1 एक सेशन कर सकते हो, जिसमें अपने आप डाउट पूछ सकते हो, अपनी गाइडेंस ले सकते हो, अपने सिलेबस के बारे में पूछ सकते हो, सारी चीजें ले सकते हो कि सर ये सब हम कैसे करेंगे। तो इन सब की डिटेल दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए। वहां पे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे रखी हैं। वहाँ फॉर्म अगर दे रखा है तो वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिए, अपना सेशन अरेंज कराइए। सून हमारी एक टीम जल्दी जल्दी आपसे कांटेक्ट भी करेगी और आपका एक सेशन भी अरेंज कराएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सर मेन टॉपिक क्या है? तो है हमारा मेन टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि भैया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो भैया पहले ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कि सपोज करो सर, हम एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे पढ़ते क्या है कि सपोज करो सर मेरा एफ नेट जो है जीरो है। मेरा जो एफ नेट क्या है? जीरो है। मैंने किसी सिस्टम पे जो फोर्स लगाया है वो जीरो है। सर अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो dp बाय dt है, क्या ये भी जीरो हुआ? अरे इजी है क्या कि dp बाय dt है, ये भी जीरो हुआ। सर dp बाय dt जीरो कब होगा? सर ये जीरो कब होगा? यानी कि जो मोमेंटम है mv बाय dt, ये कांस्टेंट है क्या वो मोमेंटम अपना? हाँ यार, तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। ये चीज मुझे समझ में आ चुकी थी। अब हालांकि इस चीज को हम समझने में ज्यादा देरी नहीं लगाई हमने कि सर अगर मेरा एफ नेट जीरो है तो यहाँ पे देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चा जो मेरा एक्सलरेशन है ना सेंटर मास की, वो भी क्या है? जीरो है। यहाँ पे हम एक्चुअल में ये पढ़ने वाले हैं कि सर जो सेंटर मास की जो एक्सलरेशन है वो क्या है? जीरो है। अब जब एक्सलेशन सेंटर मास की जीरो है, इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो सर इसकी वेलोसिटी को आप जीरो कर दो, या तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर दो? जीरो। या फिर इसकी वेलोसिटी को क्या कर दो? कांस्टेंट। या तो आप वेलोसिटी जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। हालांकि हम इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहले सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी तो होनी चाहिए, या वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अब देखो, पहले सबसे पहली चीज कि हमने जब सेंटर मास निकालने की बात हुई होगी तो हमने वहां पे क्या लिखा था? व्हाट इज सेंटर मास? हम कैसे निकालते थे सर? m1 r1 m2 r2, और कहां तक लेके चलते थे? mn rn। अरे सही है क्या? ठीक है, इसके नीचे क्या हुआ कर करता था सर? m1 प्लस m2 प्लस m3, और कहां तक लेके जाया करते थे? mn तक लेके जाया करते थे क्या? ठीक है। अब ये तो मेरे पास सेंटर मास का हो गया। अब मैंने क्या करा, इसी को मैंने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में सर? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही आप इसे डी आर सी एम डिवाइड बाई डी टी करोगे, ये क्या हो जाएगा? m1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो v1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? m2 v2, और कहां तक हो जाएगा? mn vn। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? वही m1 m2, और कहां तक? mn तक। अरे समझ में आ रही है क्या बात? ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। ठीक है, अब इसके लिए भी हम वही लिख सकते हैं सर m1 v1। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? mi vi। नीचे क्या जाएगा? समेशन ऑफ mi। आई सर हम कहां से लेके कहां तक करेंगे? आई हम कहां से लेके कहां तक करेंगे सर? आई वन से लेके एन तक करेंगे। आई वन से लेके एन तक करेंगे। अरे ये चीज समझ में आती है क्या? तो ये मेरे पास एक्चुअल में क्या आ चुका है अब? ये है बच्चा आपका VCM। अरे ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये तो मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालने का एक फॉर्मूला। कि सर अगर ये m1 v1 है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? देखो दोबारा से डिफरेंशिएट करो इसी चीज को। डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू वही टाइम अपना। ठीक है, अब फिर से मैंने करके देखा तो मेरा d VCM डिवाइड बाय dt आया। अब ये कितना आया? जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा फिर से क्या आ जाएगा सर? m1 a1 m2 a2। अरे यही आ जाएगा क्या? तो ये कितना आ जाएगा? mn an, और डिवाइड बाय m1
प्लस m2 और कहां तक, mn तक। अरे सही है क्या? ठीक। तो ये तो मेरे पास रहा दोनों का केस कि भैया मेरे पास ये मेरे पास ये क्या आया सर, ये मेरे पास आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट से दोनों को ही नोट करिए, ज्यादा छोटा हो गया ये, लो फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक। कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, देखो कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास a1 a2 a3 an ये सब जीरो है, कहने का मतलब नहीं समझ में आया। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल पे मैंने क्या लगाया, ठीक है, यहां पे मैं बहुत सारे पॉइंट लगाता चल रहा हूं, लो एक ये सेंटर पर भी लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था मेरा ये सेंटर पे, बच्चों को जो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं ये अलग अलग, ठीक है। अब मैं इस बोतल को कैसे भी घुमा लूं, ऐसे गोल गोल करके मैं जब घुमाऊंगा इस बोतल को, तो ये वाला जो पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है ECM जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो वहीं का वहीं है, लेकिन बच्चे कुछ पॉइंट तो अपनी जगह घूम रहे हैं, सही है। तो ये इस केस में जीरो है, लेकिन औरों की तो एक्सेलरेशन है ना, औरों की तो वेलोसिटी है ना, तो चाहो तो आप जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसे जीरो कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सबकी वेलोसिटी जीरो। यार उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स की तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी जीरो, लेकिन उनके पॉइंट्स की एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये है यहां पे, तो एक्सेलरेशन ACM अगर मेरे पास जीरो दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ACM जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि भैया मेरे पास A1 A2 AN भी जीरो हो, ठीक है। ACM जीरो होने का मतलब होता है भैया वेलोसिटी कांस्टेंट, M1 V1 मतलब मैंने ये सब कुछ ले लिया, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 Mn Vn तक मैं लेके जा रहा हूँ, ये सब क्या है, कांस्टेंट। यानी कि सर ये M1 V1 होता क्या है सर, ये तो मोमेंटम होता है, तो यानी कि मोमेंटम पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। अरे ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे केसेस को तो हम, अच्छा कि सर अगर जीरो होता तो, अगर वेलोसिटी भी जीरो हो जाए तो, मतलब सपोज करो ये दूसरा केस ले रहा हूँ, ये तो केस 1 था, सपोज करो कि ये तो केस 1 है, केस 2 लेके जा रहा हूं। सपोज करो कि इस बार सर मेरा ACM तो जीरो है, लेकिन इसकी वजह से सर VCM जीरो है, इसलिए जीरो है। VCM जीरो है इसका मतलब क्या है, R कांस्टेंट है। VCM जीरो क्यों होता है, जब तुम्हारे पास RCM क्या होता है, कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी आएगी कहां से, नहीं आएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, M1 R1 M2 R2 और ये कहां तक Mn Rn, ये सब क्या है, अब ये सब भी कांस्टेंट हो गए, तभी तो ये सब पूरा का पूरा जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्या। तो ये मेरी कंडीशन हमेशा ऐसे वाले केसेस में आके बनेगी। अरे ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। तो हमेशा ऐसे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे जब आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो, तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बने कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस Mn Vn तक सब कुछ क्या है, कांस्टेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और दूसरा केस ये बनना है कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सर जो RCM है यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वही कांस्टेंट है, तो M1 R1 M2 R3 M2 R2 और M3 R3 सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो उस पर ये वाला केस बन जाएगा। हालांकि अब कि सर जब मेरे पास ये वाली बातें बन जाती हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखने वाली क्या होती हैं वो देखी जाए। सबसे पहले कि सर मेरा जो एफ नेट है सिस्टम का अगर जीरो है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और रिमेन अनचेंज। कि अगर मेरे पास जो पूरा का पूरा एफ नेट जो मैंने बाहर से जो भी फोर्स लगाया, जो एफ नेट किसी भी सिस्टम पे जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मोमेंटम है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, या फिर पहले जो था वही रहेगा, अनचेंज्ड है, रिमेन सेम, ऐसे वाला पार्ट है, ठीक है। और अगर मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो है तो A1 A2 A3 AN ये जीरो नहीं होगा, मे बी जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने मे बी लगाया है। सेम केस वेलोसिटी को भी लेकर भी है कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास सेंटर मास का वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन आसपास के पॉइंट तो सर मूव कर रहे थे ना, लेकिन सेंटर मास मेरा वहीं के वहीं है ना, ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो भैया ये जीरो, लेकिन ये सारे जीरो हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और लास्ट, कि किसी भी बॉडी में अगर मेरे पास एफ नेट जीरो दे रखा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी की जो चेंज होगी वो क्या होगी सर, वो किस पे डिपेंड करेगी। सपोज करो
कि कोई बॉडी है जिसपे मेरा एफ नेट जीरो है, उसके बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जीज की वजह से चेंज होती है, उसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। सर इसका कोई एग्जांपल है क्या? सपोज करो, अब तो ये अक्टूबर चल रहा है और दिवाली आने वाली है, ठीक है। दिवाली आने वाली, दिवाली में आप क्या एक बॉम्ब फोड़ना शुरू करोगे, अभी आगे जाके बॉम्ब के केसेस भी लेंगे हम। तो वहां पे जब आप बॉम्ब फोड़ोगे तो वहां पे क्या देखोगे कि भैया मेरे पास है एक हरे रंग का सूतली बॉम्ब। अब आप उसमें एफ नेट क्या ही लगाते हो? चप्पल वप्पल से मारते हो क्या, कि दीवार में फेंक के मारते हो उसे? नहीं यार, मैंने तो बिल्कुल ना के राउट चिंगारी लगा दी, मैं तो मोमबत्ती भी नहीं जलाई, अगरबत्ती से एफ नेट दिया और वो लगभग जीरो के बराबर ही था। यार तुम उसे क्या ही फोर्स दे रहे हो, तो उसे फोर्स भी नहीं है। अब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है, वो उसके अंदर भरे हुए बारूद यानी भरे हुए फोर्सेस, भरे हुए जो इंटरनल एनर्जी जो कन्वर्ट होने वाली है, जो उसमें उसी की वजह से उसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है कि अगर मैंने बाहर से एफ नेट जीरो दिया है, क्योंकि बिल्कुल मैंने उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया, बस हल्की सी, वो तो चिंगारी वाला काम तो हम ही को करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी अगर अगरबत्ती से लगा लेते हैं आजकल तो हमने सिर्फ एफ नेट जीरो दिया है। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उस सिस्टम की, वो उसके अंदर के फोर्सेस के कारण होगी या अंदर के एनर्जीज के कारण होगी। वो डिपेंड किस पे कर रही है? बॉडी चेंज ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो उसके अंदर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये चीज समझ में आई क्या? इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब देखो भैया नेक्स्ट पॉइंट, कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात करेंगे। एक और चीज लास्ट है पॉइंट में, क्या कि अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इसका मतलब जो मोमेंटम है कंजर्व है, इसका मतलब है मोमेंटम है कंजर्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कभी कि मेरा मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर है। ये इसका मतलब नहीं होता कि भैया अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास अगर वो रेस्ट पर है तो कंजर्व होगा ही। लेकिन अगर मैं पहले से ही दे दूं ये सवाल कि तुम्हें मोमेंटम कंजर्व है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा। नहीं सर, मोशन में भी हो सकता है, लेकिन रेस्ट के केस में हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। अगर ये सारी चीजें बैठ चुकी हैं तो हम इस पर थोड़ी और भी चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए जब हम यही वाली चीजें करते हैं तो हम इसमें फेमस एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या सिस्टमेटिकली चीजों को समझें। सपोज कीजिए भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। इस आदमी का मास कुछ और, इस बोट का मास कुछ और, इस बोट की जो लेंथ है वो कुछ और, ठीक है। इस आदमी का मास मैंने ले लिया छोटा वाला m, छोटा चेतन, इसका मास है छोटा वाला m। इस बोट का मास है बड़ा वाला m, लेंथ मैंने ली है भैया कुछ l ले लो, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ ले ली मैंने, आप l ले लीजिए इसकी लेंथ, ठीक है। मैंने l ले ली। अब l ले ली तो भैया क्या करें? ये भाई अब ऐसा होता है जब आप गंगा किनारे जाते हो, ठीक है, तो आप देखो जब जा रहे हो आप नदी वदी में, कभी आप ट्रैवल कर रही हो तो आप नाव में, कभी एकदम वाटर एकदम स्टेबल हो और आप उस पर खड़े होकर एकदम आगे की तरफ चलो, तो सपोज करो पूरी 10 मीटर की नाव थी, तो आपको इस एंड से उस एंड तक जाने के लिए कितना मीटर चलना चाहिए? 10 मीटर। लेकिन आप क्या नोटिस करोगे सर, जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ बोट को पीछे धक्का लग रहा है मेरे, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फोर्स तो आप दोगे ही अपने पैरों से, वो उस पीछे जाएगा। वो रिएक्शन फोर्स कहाँ लेके जाएगा? हमारे पास धरती तो है नहीं कि जो वो ये वो झेल जाए, पानी है, वो पानी पीछे की तरफ उसे मतलब कहीं ना कहीं वो बोट पीछे की तरफ चली जाएगी। तो आप पूरा का पूरा 10 मीटर आगे नहीं जा पाते, उससे पहले ही एंड आ जाता है। उससे पहले क्या हो जाता है? एंड आ जाता है। आप मुश्किल से 5-6 कुछ मीटर चले, सर बोट तो पूरे 10 मीटर की थी, मैं तो 5-6 मीटर ही चला। तो ये चीज होती है वहां पे। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। अब देखो हालांकि होता क्या है वहां पे, कि जब हम इन चीजों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, जब इन चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे। तो सपोज करो कि जब ये आगे चले महाशय, तो बोट गई पीछे। बोट गई कितना पीछे गई सर ये बोट? सर बोट पीछे चली गई x। तो ये महान आदमी कितना आगे चला गया? ये महान आदमी बेचारा तब तक आगे बढ़ा, ये महान आदमी कितना आगे चला? l-x। अगर बोट पीछे गई x तो ये कितना चला? l-x। तो यही मैंने लगा दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले दूसरे जब सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के लिए मैं बात कर रहा था, तो मैंने वहां पे कंडीशन लगाई थी कि जब मेरे पास सब कुछ सारी चीज़ें वैसी हो, तो मेरा अगर सेंटर ऑफ मास मेरा कांस्टेंट हो, तो वहां पे हम m1r1 क्या होता है? m2r2 के बराबर होता है। ये मैं लेक्चर नंबर 1 से बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देखेंगे। तो वही कंडीशन बच्चा मैंने यहाँ पे भी लगाई कि मेरे पास m1r1 जो कि कितना है?
M2R2 दे रखा है। जब M1R1 M2R2 के बराबर दे रखा है तो ये क्या दे रखा है, सपोज कीजिए M1R1 इक्वल टू M2R2। M1 कितना, ये छोटा चीज कितना चला था सर L-X। ये बड़ा वाला बोट कितना चला था सर कैपिटल M इंटू एक्स। अरे सही है क्या? तो एक्चुअल में बोट ने कितना डिस्टेंस चला हम ये यहाँ पे पता कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो भैया, ML-MX विच इज इक्वल टू MX। अरे सही है क्या? इसको भी यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ पे ये माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, इधर देखो ML इक्वल टू M प्लस M इंटू एक्स। अरे ये सब नीचे चला जाएगा क्या, ML अपॉन ये कितना हो जाएगा सर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास x कितना आ गया यहाँ से, इस कंडीशन को फॉलो करते करते मेरे पास x का टर्म आ गया कि ml स्मॉल ml डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M। ये है इसका डिस्टेंस जो कि बोट ने चला। अब फटाफट से देखो आपको ये समझ में आया हो तो हम इस पर एक छोटा सा एक सवाल भी लेंगे जल्दी से। तो पहले तो यहाँ तक फटाफट नोट कर लो, जिसने पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 2 नहीं देखे हैं, वो प्लीज जाके लेक्चर एक बार देख के आए तो ही आपको समझ में आएगा, वरना ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इस पे रखा हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखो सपोज करो ये मेरे पास दे रखा है एक बोट, यहाँ पे वही सेम कंडीशन, आदमी बिठा रखा है, बोट का मास दे रखा है मैंने 10 kg, आदमी का मास दे रखा है कुछ 40 kg। इसकी लेंथ भी कुछ ले लो अपने मन से, 10 मीटर करीब लेंथ ले लो। ठीक है, अब क्या होगा वही वाली कहानी। ठीक है, ये चलेगा आगे की तरफ जाएगा भैया, ये चला भैया x, तो बचे कोई डिस्टेंस कितनी हुई L-X, यानी कि 10-X हो जाएगी। वापस से सेम कंडीशन लग जाएगी M1R1 इक्वल्स टू M2R2। अरे सही है क्या? ठीक है, तो यही बोर्ड के हिसाब से मैं चाहूँ तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे कंडीशन बिठा सकता हूँ। तो मैं तो दोनों तरफ से चाहूँ तो करके देख लूँ। एक बार तो मैं यही लगा के देख लूँ, तो ये छोटा m कितने का था भैया, 40 किलो का आदमी कितना चला, ये L-X, L कितना है 10, तो 10-X चला। और ये जो बड़ी वाली बोर्ड थी 10 किलो की, ये कितना चली सर, ये तो बेचारी x ही चल पाई। तो 0 से एक 0 गया, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 4x एंड विच इज इक्वल टू x, और ये यहाँ चला जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 5x हो जाएगा क्या? ओ, तो बोट कितना चली 8 मीटर। अरे बोट कितना चली 8 मीटर, मतलब आदमी जो 40 किलो का है वो सिर्फ यूं 2 मीटर ही चल पाया, तब तक बोट का एंड आ गया, तब तक बोट का क्या आ गया, एंड आ गया। तो ये वाली कंडीशन यहाँ बैठी। ठीक है, अरे ऐसा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कि सर एक आदमी को बिठा रहे हो, दो आदमी को बिठा के देख लो एक बार। ठीक है चलो, तुम कहते हो दो आदमी को बिठा के देख लेते हैं। सर 2 आदमी को कैसे बिठाएंगे, बोट थोड़ी लंबी बनाते हैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, एक आदमी यहां, एक आदमी यहां। ठीक है, लेंथ कितनी रखें 10 मीटर ही रखते हैं। चलो, इस आदमी का मास कुछ रखो 50 किलो, इस आदमी का मास कुछ रखो 80 किलो। अब यहां पे मेरे पास दोनों तरफ मास आ चुका है, दोनों तरफ क्या आ चुका है, मास आ चुका है। अब जब दोनों तरफ इसमें बच्चा मास आ चुका है, तो अब मुझे इस बोट की लेंथ की जरूरत तो है लेकिन मास की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? लेंथ की जरूरत तो है, मास की जरूरत नहीं है। अब बोट सर कितना चलेगी, पहली बात तो मास किसका ज्यादा है, तो मैं यही पता होना चाहिए कि बोट चलेगी किधर, कि भैया 80 किलो ज्यादा है 50 किलो कम है, तो ज्यादा मास वाले की तरफ चलेगी। किधर की तरफ चलेगी, ज्यादा मास वाले की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ जाएगी। अब सपोज करो हम, मुझे वही वाली बात कि मेरे को एक्स निकालना है, find x when they change their position, when they change their position, कि भैया दोनों एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तब क्या होगी। तो सपोज करो जब ये इधर आएगा तो इसको कितना चलना पड़ा, इसको कितना चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन भैया कितना चला। सपोज करो बोट कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं तो जाएगी। ठीक है, तो बोट तो गई पीछे x,
बोट पीछे कितना गई, x, तो इस बेचारे को कितना चलना पड़ा, 10 माइनस एक्स। अरे ये तो कम ही चलेगा, ये तो इधर की तरफ चलेगा, तो x अगर बोट पीछे गई तो इसको कितना चलना पड़ा, 10 माइनस एक्स, इस भले आदमी को। अब वो बोट पीछे गई, बोट किधर गई, पीछे, कि सर अगर ये 10 माइनस एक्स चला तो ये भाई साहब कितना चलेगा, ये सर अब तो एक्स्ट्रा चलेगा, 10 तो पहले ही चलने वाला था, अब x और आएंगे तो 10 प्लस एक्स चलेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो 50 किलो वाला आदमी, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं यहां पे, m1r1 इक्वल टू m2r2, ठीक है, इसको उठाओ। m1 किसका, 50 का, पूरी लेंथ कितनी थी 10 मीटर, और चलना इसे कितना पड़ेगा x, और 10 प्लस एक्स। ये आदमी कितने किलो का, 80 किलो का। अब ये किसी कितना चलना पड़ेगा, सर बोट तो पीछे ही गई थी, ये तो 10 आगे चलने की कोशिश करता है लेकिन कम ही चलना पड़ेगा, तो 10 माइनस एक्स। अरे सही है क्या, ये कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक है, वही वाली बात। अब क्या कर लेंगे, वापस सेम, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 50 हो गया, 50, ये कितना हो गया 5x हो गया, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 8x हो गया माइनस का, ये 8x इधर आ जाएगा, 5x प्लस 8x, ये 50 वहां से चला जाएगा, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 80 माइनस 50, और 8x प्लस 5x, ये हो गया बच्चा आपका 13x, एंड विच इज इक्वल टू 30। x कितना हो गया सर 30/13, 30/13, ठीक है। ये अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करेंगे तो, अगर एक दूसरे के साथ ही क्या करने वाले हैं, पोजीशन चेंज करने वाले हैं, तो तब ये कंडीशन इसमें आके बैठेगी। अच्छा बता सकते हो कि सर x कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड x व्हेन दे मीट एट सेंटर, कि भैया वो दोनों क्या करते हैं, जब वो दोनों सेंटर पे मिलने वाले हैं तब उनका हमारे पास x कितना होगा, क्या हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात का जवाब दे दीजिएगा, इसको अभी हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी फॉर्मूले के साथ वापस से आएंगे, और हमारे पास कुछ अलग अलग इलिस्ट्रेशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, और इसमें और ज़्यादा गहरी बातें करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ से आपसे लेते हैं विदा, और इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हैं क्रियांजा, और आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इसमें कीजिए, और अपने डाउट्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने सजेशंस को हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ तथास्तु, और तथास्तु टू योर ड्रीम्स। थैंक यू।